तो आज का टॉपिक है मेंटल हेल्थ एंड कॉमन मेंटल इलनेसेस। मेरी स्लाइड्स अंग्रेजी में है, लेकिन बात करूंगा मैं हिंदी में ही। मानसिक बीमारियों की खासियत है कि इसके बारे में गलत फहमियां बहुत ज्यादा है। अगर हम सारी बीमारियां देखते हैं, शारीरिक मानसिक, तो शारीरिक रोगों के साथ भी बहुत गलतफहमियां होती हैं। हार्ट को लेके गलतफहमियां होंगी, पेट को लेके गलतफहमियां होंगी, एसिडिटी को लेके गलतफहमियां होती हैं। लेकिन मानसिक बीमारियां एक अपना अलग अस्तित्व रखती हैं इस मामले में, क्योंकि मानसिक बीमारियों से जुड़ी हुई समाज में जो गलतफहमियां हैं वो बहुत ज्यादा हैं, और वो बहुत गहरे तौर पे हैं, और बहुत ज्यादा लोगों में इसका फैलाव है। तो कुछ आम गलत धारणाएं अपने को समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके पार्श्वभूमि पर ही हम मानसिक बीमारियों को समझ पाएंगे। एक बड़ी आम गलतफहमी है कि मानसिक बीमारियां जो है किसी दैवी प्रकोप से होती है, या भूत प्रेत कोई आत्मा अंदर प्रवेश कर जाती है। आपको ये बताना चाहूंगा कि मेरे पास, या ऐसा कहूंगा कि सारे ही साइकेट्रिस्ट के पास जो मरीज आते हैं, उनमें से बहुत सारे सीधे नहीं आते, बल्कि एक टेढ़े रास्ते से आते हैं। पहले पंडितों के पास, पीर फकीर, किसी मजार पे जाके या किसी मंदिर में जाके वहां पूरी कोशिश करके, जब मानसिक बीमारी ठीक नहीं होती तब आमतौर पे साइकेट्रिस्ट का हम पहुंचते हैं। और समाज में ऐसे कई, जिनको हम फेथ हीलर कहते हैं, ऐसे कई लोग हैं जो ऐसे मरीजों को बता दें कि फला फला की छाया है, किसी ने जादू टोना कर दिया है, इसका उपचार करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। हम सब लोग इससे संबंधित जो समस्याएं हैं अपने समाज में, जो अंधश्रद्धाएं हैं, उनके बारे में जानते ही हैं। मानसिक बीमारियों के जो कारण होते हैं वो मस्तिष्क में होते हैं। अगर हम ऐसे एक लॉन्गिट्यूडनल सर्वे में, कहूंगा लॉन्गिट्यूडनल सर्वे लें, तो अपने माता पिता के जीन्स, यानी माँ बाप से हमको धरोहर में कौन से जीन्स मिले हैं, अपने बचपन का पारिवारिक सामाजिक वातावरण कैसा था, माँ बाप ने लालन पालन कैसा किया, मेरे साथ बचपन में कैसा व्यवहार किया, तीसरा मेरे व्यक्तित्व का विकास कैसे हुआ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट किस दिशा में हुआ, मेरे व्यक्तित्व की खासियतें क्या क्या है, और चौथा यानी जो मेरे इर्द गिर्द जो सामाजिक समस्याएं हैं, जो तनाव हैं। तो ये मानसिक रोगों के ये अलग अलग कारण है, और इसमें कहीं भी भूत प्रेत देवी देवता शामिल नहीं है। एक बड़ी आम गलतफहमी होती है कि एक बार किसी को मानसिक रोग हो गया तो वो व्यक्ति अविश्वसनीय हो जाता है, नॉन डिपेंडेबल। यानी अगर मालूम पड़ा कि फला फला को 10 साल पहले मानसिक बीमारी हुई थी, तो उसको देखने का नजरिया बदल जाता है लोगों का। यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगा कि आजकल की जो नई उपचार पद्धति है, तो उससे करीब 70 से 80% मानसिक रोगी पूरे अच्छे हो सकते हैं। तो ये सोचना गलत होगा कि एक बार अगर मानसिक रोग हो गया तो व्यक्ति हमेशा के लिए थोड़ा अलग रहेगा। इससे समाज में बड़ी समस्याएं होती हैं, क्योंकि मान लो किसी लड़की को 15वें साल में मानसिक बीमारी का दौरा आया है, और अगर ये बात समाज में मालूम हो जाती है तो बाद में उसकी शादी तय होना मुश्किल हो जाता है। यही बात पुरुषों को भी लागू होती है। या मान लो किसी एम्प्लॉयर को पता चला कि होने वाले किसी एम्प्लॉय को पहले मानसिक बीमारी हुई थी, तो उसे काम पे नहीं रखा जाएगा। तो ये फिर से गलत धारणा है, और ये जानना बहुत जरूरी है कि अधिकतर मानसिक रोग ठीक हो सकते हैं। एक गलतफहमी होती है कि जिसको मानसिक रोग हो जाता है उसका उसका बर्ताव बहुत ही ऐसा अजीब सा, विचित्र सा होता है, वो हमारे तुम्हारे जैसा नहीं दिखता, वो बहुत ही अलग दिखता है। इस गलतफहमी के प्रचार के लिए मैं फिल्मों और सीरियल्स को दोष देना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप फिल्में देखते हैं जहां कोई मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति दिखाते हैं, तो मेंटल हॉस्पिटल का सीन रहेगा, जहां वो पेशेंट बिस्तर पे कूद रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई कह रहा है मैं शिवाजी हूँ, कोई कह रहा है मैं फला फला देवता हूँ। तो ये बता दूं कि अधिकतर मानसिक रोगों में, यानी ऐसा कहेंगे कि 95% मानसिक रोगों में मरीज का बर्ताव देख के उसे मानसिक बीमारी है बताया नहीं जा सकता है। इसके बारे में मुझे कई बार बड़े रोचक अनुभव हुए हैं कि मेरे कई मित्र जब मुझे मिलने आते हैं तो मेरे क्लिनिक में आते हैं, और मेरे चेम्बर में आके कहते हैं, यार इस साइकियाट्रिस्ट का क्लिनिक नहीं लग रहा। जब मैं कहता हूँ क्यों, तो कहता है बाहर सारे मरीज बड़े शांति से बैठे हुए हैं,
तो ये अपेक्षा करके आते हैं कि साइकेट्रिस्ट के यहाँ जाएंगे तो चिल्लाना, चीखना या कोई दौड़ रहा है, कोई नाच रहा है, ऐसा देखने को मिलेगा। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अधिकतर बीमारियों में ऐसा नहीं होता है। व्यवहार जो है देख के पता नहीं चलता है कि किसे मानसिक तकलीफ है। एक बहुत बड़ी समस्या है समाज में कि मानसिक बीमारियों को जो स्टिग्मा है, जो लांछन है, अगर किसी को अपेंडिसाइटिस हो जाता है तो वो पार्टी से किसी एक आधी पार्टी में जाता है तो वहां बड़े आसानी से बता सकता है मुझे अपेंडिसाइटिस हुआ था या मेरा बाईपास ऑपरेशन हुआ था। पर कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे मानसिक बीमारी हुई थी या अभी हाल ही में मैं दिमागी बीमारी से ठीक हुआ हूं, क्योंकि इसको एक स्टिग्मा है। यानी ऐसे समझा जाता है कि मानसिक बीमारी कोई शर्मनाक चीज है। और इससे बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि बहुत बार जब घर के लोगों को पता चलता है कि अपने रिश्तेदार को मानसिक बीमारी है तो उसको डॉक्टर के यहाँ लाने में बहुत देरी हो जाती है, क्योंकि लोगों का ये सोचना होता है कि अगर हम घर के बाहर इसको ले गए तो ये बात समाज में फैल जाएगी और सबको मालूम पड़ जाएगा कि फला फला दिमागी बीमार है। तो इससे दुर्भाग्य ये होता है कि बीमारी का इलाज बहुत देरी से शुरू होता है। मानसिक बीमारियों की एक खासियत है कि बीमारी जितनी लंबी चलेगी तो उतना सुधरने की संभावना कम हो जाती है। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि जहां मानसिक बीमारी के पहले पहले लक्षण दिखाई दें और जहां अपने को शंका आती है कि अपने रिश्तेदार को कुछ मानसिक समस्या है, तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास बिना किसी शर्म के, बिना किसी झिझक के ले जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर देरी करते हैं तो वो जन्म भर के लिए सुधार में रुकावट बन सकता है। एक बड़ी गलतफहमी हम लोगों के बारे में होती है कि साइकेट्रिस्ट केवल नींद की गोलियां खिला के इलाज करते हैं। मेरे कई मरीज मेरे पास बड़े लेट आते हैं, यानी बीमारी शुरू होकर 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, और बताते हैं कि डॉक्टर साहब आपके पास पहले ही आना था, पर दादाजी बोले कि नहीं नहीं, अरे वो तो नींद की गोलियां देंगे, ये दिन भर सोता रहेगा, क्या फायदा है। तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हाँ, कुछ दवाइयां हैं कि जिनसे सुस्ती आना ये एक साइड इफेक्ट हो सकता है। थोड़ी बहुत सुस्ती आती है, पर अगर इसका फीडबैक डॉक्टर को दिया जाए कि डॉक्टर साहब इससे थोड़ा ज्यादा सो रहा है, तो बहुत ही आसानी से हम दवा बदल देते हैं या उसका डोज कम कर देते हैं। हम भी नहीं चाहते हैं कि कोई मरीज बहुत सुस्त पड़ा रहे। तो इस गलतफहमी को नहीं पालना है। इसके बाद मैं आता हूं, कुछ चर्चा करेंगे कि आम मानसिक बीमारियां कौन सी हैं। को हम लोग 3 में क्लासिफाई करेंगे: साइकोसिस, न्यूरोसिस और अदर्स। साइकोसिस जो होती हैं वो गंभीर मानसिक बीमारियां होती हैं। ऐसा कह सकते हैं कि जिसको साइकोसिस होता है उसको देख के पता चल जाता है कि फला फला व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है। मेंटल हॉस्पिटल्स में जो मरीज होते हैं वो अधिकतर साइकोसिस से पीड़ित होते हैं, उनको साइकोटिक कहते हैं। साइकोसिस से 2 प्रकार के हैं: स्किजोफ्रेनिया, बाइपोलर। स्किजोफ्रेनिया में कान में आवाजें सुनाई आना, भ्रम होना कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई मुझे मारना चाहता है, मेरे खाने में जहर मिलाया जा रहा है, मेरी पत्नी का चरित्र ठीक नहीं है, किसी और व्यक्ति के पीछे आकर्षित हो रही है, वगैरह वगैरह। ऐसे पेशेंट काफी उग्र हो सकते हैं, वायलेंट हो सकते हैं। दूसरी साइकोसिस है बायपोलर डिसऑर्डर। इसको बायपोलर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 2 पोल्स में चलती है। एक, या तो डिप्रेशन का अटैक आता है जिसमें डिप्रेशन में मरीज बहुत शांत हो जाता है, चुप हो जाता है, अंदर से बहुत ही उदास महसूस करता है, काम काज का उत्साह नहीं रहता, भूख कम हो जाती है, नींद कम हो जाती है। या फिर उसी मरीज को कभी मेनिया का अटैक आता है। मेनिया का चित्र बिल्कुल उल्टा होता है। मेनिया में मरीज बहुत ज्यादा बातें करेगा, बहुत एक्टिव हो जाएगा, बहुत खुश रहेगा, बहुत ज्यादा पैसा खर्च करेगा। तो ये हुई बाइपोलर डिसऑर्डर। अगली कैटेगरी है न्यूरोसिस। इसमें एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी का मतलब है घबराहट होना। तो जहां मरीज को बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, बेचैनी है, चिंता है, दिमाग में बहुत विचार चल रहे हैं, नींद उड़ गई है, खाना नहीं खा पा रहा है, उसको हम लोग एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है: जनरलाइज एंजाइटी, यानी जो कि आमतौर पे हर रोज घबराहट का अनुभव होता है, या फिर पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक में पैनिक अटैक्स आते हैं, जिसका मतलब है कि कभी कभी घबराहट एकदम बहुत तेजी से बढ़ जाती है और 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बहुत तेज घबराहट बनी रहती है। दूसरा न्यूरोसिस है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें एक ही विचार दिमाग में बार बार आता है, मरीज उसको निकालना चाहता है दिमाग से पर निकाल नहीं पाता, या एक ही काम बार बार करते रहेंगे। कई गृहिणियां बार बार हाथ धोती रहेंगी, बार बार सफाई करती रहेंगी,
तो ये हुआ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर में शारीरिक लक्षण होते हैं जहां कोई शारीरिक रोग नहीं होता, यानी मरीज को सर में दर्द होता रहेगा, छाती में दर्द होगा, हाथ पैर सो जाएंगे, झुंझुनी महसूस करेंगे या कमजोरी महसूस होगी, थकावट महसूस होगी। तो देखने के लिए लक्षण शारीरिक है पर शारीरिक बीमारी कोई नहीं है। ये हम लोग बहुत आमतौर पे देखते हैं। हमारे पास कई फिजिशियन, सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट ऐसे पेशेंट्स को भेजते हैं कि जहां इस तरह के शारीरिक लक्षण हैं, पर सारी जांच करने के बाद, स्कैनिंग करने के बाद, अल्ट्रासाउंड करने के बाद, ईसीजी करने के बाद कोई बीमारी कहीं दिखती नहीं है। और जो अदर्स कैटेगरी है उसमें दो लिखे मैंने, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स एंड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। लैंगिक समस्याएं जो हैं, जैसे स्त्री और पुरुष दोनों में ही लैंगिक इच्छा कम हो जाना, लैंगिक उत्तेजना के लक्षण न दिखाई देना, ऑर्गेज्म यानी जो चरम सीमा होती है सेक्स की, वो या तो बहुत जल्दी अनुभव कर लेना या अनुभव बिल्कुल न कर पाना, वगैरह वगैरह। तो ये होती है लैंगिक समस्याएं। लैंगिक समस्याओं को मानसिक रोग विशेषज्ञ इसलिए उसका इलाज करते हैं क्योंकि 60 से 70% लैंगिक समस्याओं का जो मूल है वो मानसिक होता है और 30 से 40% वो शरीर में होता है। उसके बाद आते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पर्सनालिटी डिसऑर्डर उसको हम लोग कह सकते हैं कि व्यक्तित्व की विकृतियां। कुछ लोग बहुत चिड़चिड़े होते हैं, बहुत शकीले होते हैं, हमेशा दूसरों को बड़े निंदा की दृष्टि से देखेंगे। कुछ लोग हमेशा उदास उदास रहते हैं, बहुत निराशावादी होते हैं, निराशा में डूब के फिर शराब का सहारा लेते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये हुए पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। अब स्वाभाविक है कि इस चार्ट में मैं सारी मानसिक बीमारियों का वर्णन तो कर नहीं पाऊंगा, पर मोटा मोटी ये आम बीमारियां हैं जो हम लोग देखते हैं। अपने किसी परिजन को, अपने किसी रिश्तेदार को मानसिक बीमारी हो रही है क्या, ये घर वाले कैसे पहचानते हैं, कैसे पहचान सकते हैं, ये समझ लेना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि पहली एजेंसी, पहले लोग जो कि मानसिक बीमारी है ये पहचानते हो घर के लोग होते हैं आमतौर पे। मित्र भी हो सकते हैं, टीचर्स भी हो सकते हैं, पर आमतौर पे घर वाले होते हैं। तो घर वालों को क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं? बर्ताव में अगर कुछ बहुत ही अजीब से ऐसे बदलाव आते हैं, जैसे कई लोग आते हैं मेरे पास कि डॉक्टर साहब मेरा बेटा पिछले कुछ दिनों से मनी मन बातें कर रहा है, अकेले में बड़बड़ा रहा है या बैठा बैठा हंसता रहता है, कोई कारण नहीं फिर भी मुस्कुराता रहता है, आजकल बहुत चिड़चिड़ा हो गया है, छोटी मोटी बात पे सामान फेंकने लगता है, तोड़ने लगता है, आजकल सबको मारने लगा है। तो ये तो बहुत ही, जिसको मैं कहूंगा बहुत ग्रॉस बदलाव है। तो मैंने साइकोसिस का जो वर्णन किया उसमें बैठता है। तो साइकोसिस में ये सारे लक्षण घर वालों को दिखते हैं। या घर वालों को डिप्रेशन के लक्षण दिखाई देते हैं। धीरे धीरे ऐसा दिखने लगता है कि व्यक्ति बातचीत करना कम कर देता है, चुप चुप रहने लगता है, खाना बहुत कम खाने लगा है, किसी चीज में रुचि नहीं लेता। पहले टीवी देखता था, आजकल टीवी देखना बंद कर दिया, अखबार पढ़ना बंद कर दिया, घर के बाहर निकलना बंद कर दिया। डायरी पढ़ी उस व्यक्ति की तो उसमें हम लोग सुसाइडल विशेष कहते हैं, यानी ऐसे आत्महत्या के विचार आ रहे हैं मन में, जीवन खत्म हो जाए तो अच्छा रहेगा, वगैरह वगैरह, इस तरह का लिखा हुआ होता है। तो ये सारे डिप्रेशन के लक्षण ये भी घर वालों को दिखते हैं। कोई व्यक्ति बहुत चिंता करने लग जाता है। मेरे पास कई बार पेशेंट लाए जाते हैं कि डॉक्टर साहब पता नहीं आजकल ये बहुत ज्यादा सोचने लगी है, हर छोटी मोटी बात की बहुत चिंता करती है, घबराने लगती है। अगर घर में मेहमान आ रहे हो तो बहुत घबरा जाती है, कहती ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, दिल धड़कता रहता है, हाथ पैर कांपते रहते हैं, वगैरह वगैरह। जैसे मैंने ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में बताया था, वैसे कई रिश्तेदार कंप्लेंट करते हैं कि डॉक्टर साहब ये एक ही काम बार बार करती है, बर्तन बार बार धोती रहती है, नहाती है तो एक एक घंटा नहाती है, दो दो घंटा नहाती है। तो ये रिपीटेटिव बिहेवियर्स ये मानसिक बीमारी के लक्षण हैं। या किसी का मद्यपान अगर बहुत बढ़ जाता है, कोई रोज मद्यपान करने लगे, ज्यादा मात्रा में करने लगे, पहले एक सोशली 1 या 1.5 पेग लेता था, आजकल 3, 4, 5, 6 पेग लेने लगा है। शराब लेने के बाद बर्ताव बदल जाता है, बहुत झगड़ालू हो जाता है, मारपीट पे उतारू हो जाता है, शराब न मिले या किसी दिन न ले पाए तो चिड़चिड़ करने लगता है, वगैरह वगैरह। तो ये सारे मानसिक समस्याओं के लक्षण हैं। अब इन लक्षणों का महत्व यह है कि घर वालों को सचेत रहना चाहिए। यानी जिन लक्षणों का मैंने वर्णन किया, अगर वो अपने किसी परिजन में दिखाई देते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि लक्षण अगर जल्दी कम ना हो
तो फिर डॉक्टर के पास लाया जाए। व्हेन टू कंसल्ट अ साइकियाट्रिस्ट, ये सवाल मुझे कई लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आपके पास पेशेंट को कब लाना चाहिए, या मुझे कई बार फोन आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे पिताजी पिछले कुछ दिन से बहुत कम बातें कर रहे हैं, क्या करें, या फिर मेरे पति ने कल बहुत चिड़चिड़ की, क्या करें। तो उसका बहुत सीधा उत्तर है, जिस मानसिक समस्या से मरीज को खुद को परेशानी होने लगे, जैसे मान ले कोई डिप्रेशन का शिकार हो गया और बहुत उदास रहने लगा, बहुत ज्यादा चिंताएं करने लगा, मानसिक रूप से खुद को पीड़ित पीड़ित महसूस करने लगा, तो वहां पे साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करना जरूरी है। या दूसरा, जब उस व्यक्ति के बर्ताव के कारण दूसरों को तकलीफ होने लग जाए, जो मैंने पहले उदाहरण दिया, जैसे कोई बहुत चिड़चिड़ा हो जाए, मारपीट पे उतारू हो जाए, बहुत शक्की हो जाए वगैरह वगैरह, तो या तो उस व्यक्ति को या घर वालों को या उसके आस इर्द गिर्द जो भी लोग हैं, उनको अगर खासी परेशानी होने लग जाए और ये परेशानी अगर थोड़े लंबे तौर तक चले, हमारा अब सजेशन ये होता है कि अब एक 2-4 दिन देख लें। कोई भी कभी कभार होता है कि अपना मूड अच्छा रहता नहीं है, चिड़चिड़ापन थोड़ा बहुत हो जाता है, कभी 2-4 दिन के लिए उदासी महसूस करते हैं। तो अगर मानसिक लक्षण ज्यादा लंबे चले, 5 दिन, 7 दिन, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता चल रहे हैं, तो साइकियाट्रिस्ट को दिखाना जरूरी है। हम लोग इलाज कौन से करते हैं? साइकियाट्रिस्ट के पास लाते समय मरीजों के दिमाग में या घर वालों के दिमाग में ये बहुत प्रश्न रहते हैं कि डॉक्टर साहब आप इलाज कैसे करते हैं, आप समझा के ठीक करेंगे या दवा देंगे। तो कुछ जो हमारी उपचार पद्धतियां हैं वो ये हैं, साइको एजुकेशन। इसका मतलब ये होता है कि एक आपको टिपिकली बता दूं, जैसे मरीज, मान लो कोई 20 साल का मरीज है, उसके माता पिता उसको मेरे पास लेके आते हैं, तो हमारा असेसमेंट ऐसा होता है कि उसकी शारीरिक जांच कर लेते हैं एक बार, ब्लड प्रेशर कैसा है, पल्स कैसा है, चेस्ट कैसी है, एब्डोमेन कैसा है वगैरह वगैरह। उसके बाद मरीज और उसके घर वालों से दोनों से बातें की जाती है और उससे एक डायग्नोसिस बनता है। साइकेट्री में शारीरिक जांच को, इन्वेस्टिगेशंस को बहुत ज्यादा स्थान नहीं है। हर मरीज में जैसे फिजिशियन या सर्जन इन्वेस्टिगेशन आपको लिख के देंगे कि खून की ये जांच करा लो, या ये छाती का सीटी स्कैन करा लो, पेट की सोनोग्राफी करा लो, तो ये साइकेट्री में कम है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कहूंगा, पर कम है। तो ये सारी चर्चा होने के बाद, उसकी शारीरिक मानसिक जांच होने के बाद एक डायग्नोसिस बनता है और पहला काम हम लोग करते हैं साइको एजुकेशन का, जिसका मतलब है कि मरीज और उसके घर वालों को वो समस्या क्या है इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझाते हैं कि बीमारी क्या है, क्यों हो रही है, इसका उपचार कैसा होगा, आगे जाके क्या हो सकता है वगैरह वगैरह। तो एक ढंग से एजुकेट करना फैमिली को। दूसरा है ऑफकोर्स दवाइयां। साइकेट्री में जो दवाइयां इस्तेमाल की जाती हैं, इनको हम लोग साइकोट्रोपिक मेडिसिन कहते हैं। करीब 70-80 साल के पहले आज जितनी साइकेट्री में दवाइयां उपलब्ध हैं, उनमें से एक भी दवा उपलब्ध नहीं थी। और आपको ये बता दूं कि पहली जो महत्वपूर्ण या असरकारक साइकेट्रिक दवा आई, क्लोरोप्रोमाजिन नाम था उसका, 1952 में। 1952 में फ्रांस में इसका शोध हुआ। और हमारी हिस्ट्री, साइकेट्री की हिस्ट्री की किताबें बताती हैं कि जब से ये दवा इजाद हुई, जब से दवा आई, तब से मेंटल हॉस्पिटल खाली होने लग गए। क्योंकि मेंटल हॉस्पिटल्स के 200 साल पुराने इतिहास में, या ऐसे कहूंगा कि मानवता के हजारों साल के इतिहास में पहली बार मानसिक बीमारियां ठीक होने लगी। तो 1952 के बाद हमको एक बहुत बड़ा जो मैं कहूंगा एक वरदान मिला है भगवान का, कि बहुत अलग अलग दवाइयां आई हैं जिनसे मानसिक बीमारियां ठीक हो जाती हैं। पहले ऐसा होता था कि अगर मानसिक बीमारी हो गई है, ज्यादा गंभीर है, तो उसको मेंटल असाइलम में भर्ती कर दिया जाएगा और वो व्यक्ति बेचारा वहां 30 साल, 40 साल, 50 साल गुजारता था और अंत वहीं पे होता था, क्योंकि वहां से छुट्टी का सवाल ही नहीं था, क्योंकि बीमारियों का इलाज ही नहीं था। पर आजकल चित्र बहुत अलग है। आप कोई भी बीमारी कह लीजिए, स्किजोफ्रेनिया, बाइपोलर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव, एंजाइटी, हर बीमारी में असरकारक दवाएं उपलब्ध हैं। हाँ, ये बात सच है कि हर मरीज उतनी ही एक्सटेंट तक अच्छा होगा ही, ऐसा कहना मुश्किल है, क्योंकि कुछ मरीज होते हैं जो दवाओं को बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं।
पर उनकी जो संख्या है वो बहुत ही माइनॉरिटी में है। 80-90% पेशेंट्स इनको बहुत फायदा होता है। साइकोथेरेपी, साइकोथेरेपी का मतलब होता है, इसको हिंदी में कहते हैं समुपदेशन या मनोचिकित्सा। तो मरीज के साथ बातें करके, डिटेल डिस्कस करके, चर्चा करके उसकी समस्याओं का हल सुलझाया जाता है। बहुत जो ज्यादा इंसाइट ओरिएंटेड साइकोथेरेपी होती है तो उसमें उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को बदलने की कोशिश की जाती है, दृष्टिकोण को बदलने की कोशिश की जाती है। अगर कोई व्यक्ति है बहुत निराशावादी है और हमेशा बहुत ही नकारात्मक सोचता है, खुद को नकारात्मक दृष्टि से देखता है, दुनिया को नकारात्मक दृष्टि से देखता है, तो बहुत बार साइकोथेरेपी के जरिए ये दृष्टिकोण बदलना संभव होता है। साइकोथेरेपी एक बहुत महत्वपूर्ण टूल है साइकियाट्रिस्ट के हाथों में। कई मरीज है जिनको केवल साइकोथेरेपी लगती है, उनको दवा की गरज नहीं होती। अब मेरे खुद के अनुभव में जो मेरे पास पेशेंट आते हैं उसमें कम से कम 15-20% ऐसे होते हैं जिनको दवा बिल्कुल देना नहीं पड़ता, बल्कि काउंसलिंग या साइकोथेरेपी से ही फायदा हो जाता है। ईसीटी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, इसको आम भाषा में शॉक ट्रीटमेंट कहते हैं। शॉक ट्रीटमेंट और एक ऐसा विषय है साइकियाट्री में जिसपे बहुत ज्यादा स्टिग्मा है। समाज में लोगों को ऐसा लगता है कि शॉक देना पड़ा यानी कोई बहुत गंभीर चीज है। ईसीटी, मैं उसको ईसीटी कहूंगा, शॉक ट्रीटमेंट टेक्निकल शब्द नहीं है। ईसीटी के बारे में ऐसी गलत धारणाएं हैं कि ईसीटी बहुत क्रूर है, मरीज को बहुत तकलीफ होती है, सिर में सीधा शॉक दे देते हैं, ईसीटी से ब्रेन बदल जाती है, ईसीटी से याददाश्त खो जाती है, व्यक्ति का व्यक्तित्व हमेशा के लिए बदल जाता है। तो ये बता दूं कि ये जितनी मैंने 4-5 बातें कही वो सारी की सारी गलत फहमियां हैं। 1938 में 1938 इटली में 2 साइंटिस्ट ने ईसीटी का आविष्कार किया। और मैं यहां तक कहूंगा कि अगर साइकियाट्री में कोई मिरेकल है, चमत्कार है, तो वो ईसीटी है। उसका कारण यह है कि ईसीटी देने के बाद कई बार बहुत गंभीर मानसिक बीमारियां भी काफी जल्दी अच्छे होने लगती हैं। अब कल्पना करें कि अपने घर में कोई डिप्रेशन का मरीज है। मान लो मेरे पिताजी पिछले 3 महीनों से बहुत गंभीर रूप से डिप्रेशन से परेशान हैं और दिन भर उदास रहते हैं, खाना पीना बहुत कम कर दिया है, आत्महत्या की उन्होंने 2 बार 3 बार कोशिश कर ली है। अब ऐसे में हम लोग ईसीटी देना पसंद करते हैं क्योंकि दवाओं का असर आने में थोड़ा समय लगता है। अच्छी से अच्छी मानसिक रोग की दवाएं भी सुधार दिखाने में 5 दिन, 7 दिन, 2 हफ्ता ले लेती हैं, और जहां हमको जल्दी सुधार चाहिए वहां ईसीटी बहुत असरकारक है। तो 1938 से लेकर आज तक, यानी ऐसे समझ लें कि करीब 82-83 साल से ईसीटी पे बहुत ज्यादा अनुसंधान हुआ है, रिसर्च हुई है, और ये बिल्कुल बात स्थापित हो चुकी है कि ईसीटी को अगर कोई साइड इफेक्ट है तो बहुत ही टेम्पररी है, थोड़ा बहुत सर में दर्द हो सकता है या थोड़ा भुलक्कड़पना हो सकता है जो 1-2 दिन में निकल जाता है, पर उससे कोई ऐसा स्थायी नुकसान नहीं होता। ईसीटी की जो गलतफहमियां हैं वो बहुत बार हमको फिल्मों और सीरियल से दिखाई देती हैं। यहाँ पे दाईं ओर आप देख रहे हैं एक इंग्लिश फिल्म का सीन है, और आप देखेंगे कि पेशेंट को ईसीटी लग रही है और बहुत परेशान दिख रहा है, और उसके आप हाव भाव देख सकते हैं। हिंदी फिल्मों में, सीरियल्स में बहुत बार जो शॉक ट्रीटमेंट दिखाई जाती है, मैंने खुद ने ऐसी कुछ फिल्में देखी हैं। मरीज चिल्ला रहा है, चीख रहा है, उसको 6-7 लोग पकड़ के दबा रहे हैं। ये बताना जरूरी है कि जब भी ईसीटी दी जाती है तो पूरी तरह से जनरल एनेस्थीसिया में दी जाती है। मरीज को सुला दिया जाता है, मरीज को होश नहीं रहता उस समय, एक 10-12 मिनट के लिए बेहोश किया जाता है। पेशेंट को ईसीटी की जरा भी अनुभूति नहीं होती। एक एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर हमारे साथ होते हैं, एनेस्थेटिस्ट, वो एनेस्थीसिया देते हैं। ईसीटी जब उसका करंट लगता है तो झटके दवा के द्वारा दबाए जाते हैं, तो अपने को वो जैसा मरीज को झटका आ रहा है शॉक लगने पे वो चित्र वैसा नहीं होता है। मैं तो अक्सर ये करता हूं कि जब किसी मरीज को ईसीटी देना हो तो उसके रिश्तेदारों को ईसीटी के कमरे में बुला के खड़ा कर देता हूं, ताकि वो भी देख लें कि जो इलाज हो रहा है वो उतना खतरनाक नहीं है जितना उन्होंने कल्पना की थी। बहुत बार ये हुआ है कि ईसीटी देने के बाद जब हम सब वाइंड अप करने लगते हैं, अपना बैग बंद करने लगते हैं, तो रिश्तेदार पूछते हैं, अरे डॉक्टर साहब आपने शॉक नहीं दिया? तो मैं कहता हूं अभी तो दिया।
तो उनको आश्चर्य होता है, यानी एक बड़ा रिलीफ के साथ अच्छा यही शौक था, यही शौक था, यानी ब्रैकेट में अगर ये इतना आसान था तो हमको अंदाजा नहीं था, हमको लगा था कुछ बहुत ये डेंजरस, कुछ क्रूएल चीज होगी। तो ऐसा है ईसीटी। तो जहां मरीज बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, सुसाइडल है, बहुत ज्यादा उग्र है, मारपीट हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है, तो ऐसी बीमारियों में ईसीटी बहुत असरकारक है। तो ये थी कुछ साइकेट्री की चिकित्सा पद्धतियां। अगर आपके घर में कोई मानसिक रोग से पीड़ित है तो आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं, रिलेटिव्स की या फैमिली की जिम्मेदारी पेशेंट के साथ क्या होनी चाहिए? जब ऐसा दिखे कि मानसिक रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो मरीज को किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास ले जाना जरूरी है। अब मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जब मैं कहता हूं तो ये दो प्रकार के होते हैं आमतौर पे। पहले होते हैं काउंसलर या साइकोथेरेपिस्ट, इसको हम लोग साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इस नाम से भी जानते हैं। काउंसलर जो होते हैं ये डॉक्टर नहीं होते हैं, ये इन्होंने साइकोलॉजी में एमए या एमएस किया हुआ होता है। बहुत बार लोग मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में क्या फर्क है, दोनों एक ही है क्या? या मुझको कई बार लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, ही इज डॉक्टर भावे हु इज ए साइकोलॉजिस्ट तो ये दोनों अलग अलग हैं। तो साइकोथेरेपिस्ट या काउंसलर जो है वो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, और चूंकि वो डॉक्टर नहीं होते इसलिए वो दवा नहीं लिख पाते हैं। दे आर नॉट ऑथोराइज टू राइट मेडिसिन, दे आर नॉट ट्रेन्ड इन मेडिसिन, पर उनका काम है चर्चा के द्वारा। अब ये जो चर्चा होती है टिपिकली, ये जो साइकोथेरेपी के सेशंस होते हैं ये पौन घंटा 1 घंटा ऐसा चलते हैं। हफ्ते में 1 या 2 बार मरीज को मिला जाता है, और आमतौर पर 6 सेशन, 8 सेशन, 10 सेशन ऐसी साइकोथेरेपी चलती है। और अधिकतर मरीजों को, भले ही वो एडल्ट्स हों या बच्चे हों, भले ही पति पत्नी में आपस में झगड़े हैं, या किसी को व्यक्तित्व की समस्याएं हैं, बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, बच्चे का बर्ताव सही नहीं है, किसी को नशा मुक्ति दिलवानी है, किसी का मोबाइल एडिक्शन छुड़वाना है, तो ऐसे केसेस में साइकोथेरेपी काम करती है। और दूसरा मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर होता है साइकेट्रिस्ट, मेरे जैसे। साइकेट्रिस्ट यानी एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं जिन्होंने साइकेट्री में डिग्री यानी एमडी साइकेट्री या डिप्लोमा, जिसको डीपीएम कहते हैं, डिप्लोमा इन साइकोलॉजिकल मेडिसिन, ये किया हुआ होता है। कई बार जब मैं लेक्चर देता हूं तो मुझसे लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा एक दोस्त बीमार है दिमागी रूप से, तो उसको हम साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएं कि आपके पास लाएं? ये आम आदमी को तय करना मुश्किल है, मैं समझ सकता हूं, पर उसके लिए एक सिंपल गाइडलाइन है कि किसी भी अच्छे साइकोलॉजिस्ट को या अच्छे साइकियाट्रिस्ट को मिल लो, उसमें चिंता नहीं करें कि सही व्यक्ति को दिखा रहा हूं क्या, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट आपको बता पाएंगे कि इसको मेरी गरज है कि दूसरे स्पेशलिस्ट की गरज है। बहुत बार होता है कि मरीज साइकोलॉजिस्ट के यहाँ पहुंच जाता है, और जब साइकोलॉजिस्ट देखता है कि स्किजोफ्रेनिया के लक्षण हैं या बाइपोलर डिजीज के लक्षण हैं, तो फिर वो हमारे यहाँ पेशेंट को रेफर कर देते हैं। तो घर वालों की पहली जिम्मेदारी है व्यक्ति को ले जाना मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास। दूसरा है कि जब डायग्नोसिस हो गया, डॉक्टर ने इलाज के बारे में चर्चा कर ली है, तो उसके बारे में दवाइयों को सुपरवाइज करना, मरीज को टाइम टू टाइम दवा देना। अगर आप खुद नहीं दे रहे हैं तो कम से कम इस बात पर ध्यान रखना कि मरीज दवा ले रहा है कि नहीं। यहाँ पे ये बता दूं, जिसको हम लोग मेडिसिन में नॉन कंप्लायंस कहते हैं। नॉन कंप्लायंस का मतलब है कि डॉक्टर ने जिस ढंग से लेने के लिए बताया था वैसी दवाई न लेना। अगर मैं कहता हूं कि आपको रोज सुबह शाम दोनों टाइम दवा लेनी है 1 महीना, तो जब फॉलो अप के लिए पेशेंट आता है दोबारा तो पता चलता है कि उसने 30 में से 10 दिन दवाई खाई नहीं, या 2 टाइम बताया था तो 1 ही टाइम ली। अब ये बहुत बड़ी कॉमन चीज है। ऐसा हम लोग कहते हैं, जो रिसर्च है बताता है कि करीब 60% केसेस में मरीज जो है दवा ठीक से नहीं लेता। अब 60% यानी बहुत बड़ा आंकड़ा होगा। अगर 10 पेशेंट में देखता हूं तो उसमें से 6 दवा ठीक से नहीं लेने वाले हैं, ये बड़ी चिंताजनक बात है। तो ये घर वालों को सुपरवाइज करना होगा। और दूसरा है फॉलोअप के लिए लेके जाना। घर वालों की जिम्मेदारी है कि मरीज को टाइम टू टाइम डॉक्टर ने जैसे अपॉइंटमेंट दी है वैसे लेके जाएं। अगर अपॉइंटमेंट के पहले कोई ज्यादा समस्या आ जाती है तो बिल्कुल डॉक्टर से संपर्क करें, फोन पे बात कर लें या मरीज को क्लिनिक पे लेके जाएं। हम लोग
ऐसे बहुत सारे किस्से देखते हैं जहां रिश्तेदारों ने सुपरवाइज नहीं किया, इसलिए मरीज को बीमारी के दौरे बार बार आते हैं। अब मरीजों को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहूंगा क्योंकि उसके भी अपने कारण हैं, पर बहुत बार ये होता है कि पेशेंट घर वालों के सामने दवा मुंह में रख लेता है, बाद में जाके थूक देता है, या घर वालों को कहता है मैं बाद में दवा ले लूंगा, और बाद में कहता है मैंने ले ली, और जबकि लेता नहीं है। इसके कई कारण हैं। दवाओं के बारे में गलतफहमियां हो सकती हैं, या मरीजों को इंसाइट नहीं होती कि मैं बीमार हूं। मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति बहुत बार सोचता है कि मुझे बीमारी है ही नहीं, मैं तो ठीक हूं, तो इससे दवा लेना नहीं चाहते हैं। तो घर वालों को यहाँ पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है। पेशेंट से एम्पथाइज करना। एम्पथाइज करने का मतलब है कि चीजों को पेशेंट के नजरिए से देखने की कोशिश करना। अगर आपकी पत्नी डिप्रेशन में है और वो कुछ काम नहीं करना चाह रही है, तो आपने समझ पाना चाहिए कि ठीक है, डिप्रेशन में होता है, ऐसा काम करने की इच्छा नहीं होती है, मैं समझ सकता हूं। क्योंकि अगर एम्पैथी नहीं रही तो फिर बर्ताव में गड़बड़ियां होने लगती हैं। तो एम्पैथी होना यानी मरीज को समझ पाना, उसकी समस्या को समझ पाना, उसकी सीमाओं को समझ पाना, ये बहुत ही जरूरी है। मरीज से अपेक्षाएं कम रखना है। ये अपने को विचार बिल्कुल छोड़ देना पड़ेगा कि ये पहले जैसे रोज ऑफिस जाते थे वैसे इन्होंने ऑफिस जाना ही चाहिए, या पढ़ाई में मेरा बेटा जैसे नंबर लाता था, जितनी पढ़ाई करता था उतनी इसने अभी भी करनी चाहिए। जब मानसिक बीमारी होती है तो हमेशा ही कुछ कुछ अपनी बौद्धिक क्षमताएं कम हो जाती है, जैसे कंसंट्रेशन, एकाग्रता कम हो जाती है, याददाश्त गड़बड़ करने लगती है, चीजों को दिमाग ऑर्गेनाइज या सिंथेसाइज नहीं कर पाता है। तो हर व्यक्ति जिसको मानसिक बीमारी है, वो उसकी जो एफिशिएंसी है, कैपेबिलिटी है, वो हर क्षेत्र में कम हो जाती है। तो घर वालों को अपनी अपेक्षाएं कम रखना पड़ेगा कि ठीक है, पिछले 2 3 4 महीने से ये बीमार है तो मैं इससे बहुत ज्यादा अपेक्षाएं नहीं रखूंगी, इलाज से आस्ते आस्ते ठीक हो जाएगा। मरीज को खींच के या ढकेल के नॉर्मल करने की कोशिश ना करें। अब ये एक बड़ी आम गलती है। डिप्रेशन का पेशेंट है, कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है, अंदर से बिल्कुल निरुत्साही हो गया, उत्साह खत्म हो गया, और रोज सुबह पिताजी कहते हैं बेटा चलो उठो, 6 बज गए, मेरे साथ वॉक के लिए चलना ही है, तुमने जबरदस्ती लेके जाएंगे। मरीज अपने कमरे में बैठा है, किसी से बात नहीं करना चाह रहा है, जबरदस्ती खींच के लाएंगे, टीवी के सामने बिठाएंगे, चलो टीवी देखो। ये करना बहुत ही गलत होगा। ऐसा है कि जिसने मानसिक बीमारी का अनुभव किया है या डिप्रेशन का अनुभव किया है, वही जानता है कि डिप्रेशन क्या चीज है, अंदर से उत्साह कैसे मर जाता है। जब उत्साह मर जाता है तो कुछ भी करना लगभग असंभव हो जाता है। मुझे याद है कि जब मैं एमडी कर रहा था, 1982-83 की बात है, तो मेरे पास एक सीवियर डिप्रेशन का मरीज आया। तो मैं विद्यार्थी था, कुतूहल था, तो मैंने उसको पूछा कि थोड़ा डिप्रेशन का वर्णन करें, कैसा महसूस करते हैं। तो उसने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा लग रहा है मुझे। तो मैंने कहा कि आपकी उदासी कितनी गहरी है, क्या कहेंगे इसके बारे में। तो उसने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब आपने कभी उदास महसूस किया है क्या। तो मैंने कहा हाँ, किया है। तो कहता है आपने जिस उदासी का अनुभव किया है, मेरी आज की उदासी उससे 100 गुना ज्यादा है। तो ये वाक्य मुझे हमेशा याद रहा। और वो एक ऐसी कंडीशन होती है जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर पाते। यानी एक बहुत गहरी उदासी, जैसे आप किसी बहुत गहरे कुएं में बहुत नीचे बैठे हैं, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, आसमान पे काले बादल छाए हुए हैं, सारा कुछ अंधकारमय है। ऐसे में आशा की बातें करना, एक्टिविटी में खींचना, ये गलत है। यहाँ पे एम्पैथी बहुत जरूरी है। द पेशेंट इज नेवर टू बी पुल्ड और पुश्ड इनटू नॉर्मलसी। नो सरमनाइजिंग, उपदेश देना बिल्कुल बंद करें। तूने पढ़ाई करना बिल्कुल बंद कर दिया है, पढ़ना कैसे जरूरी है, पढ़ेगा नहीं तो क्या होगा, वगैरह 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 वगैरह। मैंने देखा है, मैं कई बार विदेशों में भी रह चुका हूं, और अपने भारत की एक खासियत है कि माता पिता समझाने में मैं समझाने को कोर्स में डालता हूं क्योंकि उनको लगता है वो समझा रहे हैं, पर समझाने में बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद करते हैं। बच्चे को अगर एक आधी बात समझनी है, बच्चे को या किसी को भी, तो 1 या 2 वाक्यों में अगर समझ में नहीं आई है, बाद में नहीं आने वाली है। ये विचार करना बिल्कुल छोड़ दें
कि अगर मैं आधा घंटा समझाऊंगा या 1 घंटा समझाऊंगा तो शायद बात काम कर जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अनगिनत मरीजों ने मुझे बताया है कि डॉक्टर साहब मैं 2 चीजों से झगड़ रहा हूँ। एक तो मेरी बीमारी से झगड़ रहा हूँ, मुझे कान में आवाजें आ रही हैं, मैं भयभीत हूँ, परेशान हूँ, और दूसरा घर वाले मुझसे बहुत ज्यादा अपेक्षाएं रख रहे हैं कि मैंने दफ्तर जाना ही चाहिए, मेरे रोज जितना काम करना ही चाहिए, मुझे समझाने में पड़े रहते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। जहां आपके मरीज की का डायग्नोसिस हो गया, डॉक्टर ने बता दिया मानसिक बीमारी है, वहां पे समझाना बिल्कुल बंद करें। प्रोत्साहन दे सकते हैं, अगर आप वॉक पे जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो पूछ सकते हैं बेटा चलते हो क्या। पर बेटा अगर कहता है नहीं मेरा मूड नहीं है, जाने दो, उसके पीछे मत पड़ो। कोशिश रहे कि घर में एक स्ट्रेस फ्री वातावरण यानी तनाव मुक्त माहौल रहे। एक बात तो पक्की है कि घर में जितना हंसी खुशी का वातावरण होता है, एक दूसरे के साथ व्यवहार स्वस्थ होता है, माता पिता बच्चे को रिस्पेक्ट करते हैं, ट्रस्टिंग होते हैं, तो ऐसी जगह मानसिक समस्याएं या तो कम होती हैं, या मानसिक बीमारी अगर होती भी है तो सुधार जल्दी होता है। क्योंकि ये बात अब साबित हो चुकी है कि मानसिक रोगी के घर में अगर माहौल अच्छा नहीं है, अक्सर झगड़े हो रहे हैं, शराब का सेवन ज्यादा हो रहा है, या एक दूसरे की निंदा बहुत की जा रही है, घर में हाथापाई हो रही है, तो ऐसे में दिमाग की बीमारी ठीक होना बहुत मुश्किल है। आज के आखिरी पड़ाव पे आता हूं, प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेसेस। मानसिक बीमारियों को, इन पे प्रतिबंधन कैसे लगाया जा सकता है, यानी इनको टाला कैसे जा सकता है। हो सकता है मैं जो कुछ बता रहा हूं उसमें कई सारे फैक्ट रह जाएं, क्योंकि पूरा विषय बहुत बड़ा है और पूरा कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से आधे घंटे में चर्चा करना बहुत मुश्किल है। पर मुझे आशा है कि अगर ऑडियंस के दिमाग में कोई सवाल होंगे तो हम लोग इसके बाद हैंडल कर लेंगे। तो प्रिवेंशन कैसे हो सकता है? शुरुआत हम लोग करते हैं प्री नेटल एंड पेरी नेटल केयर, यानी स्त्री जब गर्भवती होती है तो उस समय कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। स्त्री का खुद का मूड अच्छा रहे, घर का माहौल अच्छा रहे, खुद को इन्फेक्शन से रोकें, क्योंकि ये बात शायद कई लोगों को ज्ञात होगी कि अगर कुछ वायरल इन्फेक्शन अगर प्रेगनेंसी में हो जाते हैं तो उनसे बच्चे में गर्भ में समस्याएं होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो अपना जो आहार है, न्यूट्रिशन है, वो अच्छा रखें, क्योंकि माँ में अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी रही तो होने वाले बच्चे की ब्रेन पे उसका गलत असर होगा। हेल्दी पेरेंटिंग, मैं अक्सर कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति भगवान से अगर 2 सबसे बड़े वरदान मांगता है, 2 सबसे बड़े वरदान, तो वो क्या होंगे? कि मुझे अच्छे माँ बाप मिले और अच्छा जीवन साथी मिले। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप भाग्यशाली हैं, अगर आपको माँ बाप अच्छे मिले हैं, समझदार मिले हैं, तो आपकी जिंदगी बन गई। आपकी पर्सनालिटी का विकास कैसे होता है, आगे जाके आप समस्याओं का सामना कर पाते हो नहीं कर पाते हो, वगैरह वगैरह। तो ये बहुत सारी बातें, अपना लालन पालन कैसा हुआ है, माता पिता का व्यक्तित्व कैसा था, इस पे निर्भर करेगा। और ऑफकोर्स पार्टनर अच्छा होना जरूरी है। लालन पालन भले ही बहुत अच्छे ढंग से हुआ हो, पर पार्टनर अगर सरदर्द देता रहा या देती रही तो जीवन में समस्याएं आ जाती हैं। तो हेल्दी पेरेंटिंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये खासकर उन माता पिता के लिए हैं जिनके बच्चे जन्म से लेके एक 18-19 साल यानी किशोरावस्था तक की उम्र में है, क्योंकि ये वो उम्र होती है जब बच्चे की पर्सनालिटी बनती है, जब कई मानसिक बीमारियों की जड़ें वहां पिरोई जाती हैं। तो माता पिता को कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। घर का जो माहौल है आनंददायक रहे, बच्चे से जो कम्युनिकेशन है, जो भी संवाद है, उसमें बच्चे का आत्मसम्मान बना रहे, उसको प्रोत्साहन मिलता रहे। बच्चे की टीका जहां तक उसके ना करें, टीका करनी, हम हमेशा कहते हैं कि टीका करनी है तो उसके काम की करें, उसकी ना करें। इसी तरह तारीफ भी करनी है तो बच्चे के काम की तारीफ करें, न कि बच्चे की। जैसे बच्चे ने अगर पोएम अच्छी बोली तो बेटा तुमने बहुत अच्छी कविता सुनाई, या बेटा तुमने ड्राइंग बहुत अच्छा बनाया, ये कहना हमेशा ज्यादा बेहतर होता है, इससे बजाय इसके कि बेटा तू तो राजा बेटा है, या तुझ जैसा कोई नहीं है। ये कहना गलत होगा, क्योंकि इससे अपनी समस्याएं पैदा होती हैं आगे जाके। तो हेल्दी पेरेंटिंग अगर रहता है तो कई सारी मानसिक समस्याएं या तो
पैदा नहीं होती हैं या बहुत ही ऐसे माइल्ड स्वरूप में सामने आएंगी। नींद अच्छी लेना बहुत आवश्यक है। आजकल का जो अर्बन इंडस्ट्रियलाइज्ड कल्चर है, इसमें नींद एक बड़ी कैजुअलिटी है। लोगों की नींद बहुत कम हो गई है। लेट नाइट सोना, हाथ में लोगों के मोबाइल आ गए हैं, लैपटॉप्स आ गए हैं, देर रात तक सीरियल्स देख रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं, 2-2 बजे सो रहे हैं। सुबह जल्दी उठना पड़ रहा है। नींद कितनी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में यू कैन नेवर ओवर एम्फेसाइज। अच्छी नींद होना कई सारी न केवल मानसिक समस्याओं को बल्कि शारीरिक समस्याओं को भी टालता है। हार्ट के लिए, डायबिटीज ना हो उसके लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी के लिए, स्किजोफ्रेनिया के लिए, यू नेम इट एंड यू हैव इट। तो अच्छी नींद बहुत जरूरी है। तो कोशिश रहे कि जो भी आपको करना है वो दिन भर में करें। रात के जो मैं कहता हूं जो 7-8 घंटे की नींद है, वो समय बड़ा पवित्र समझें और उसमें इंटरफेयर ना करें। विद्यार्थी जीवन में बहुत सारे स्टूडेंट्स आजकल ये करते हैं कि इतनी पढ़ाई करेंगे कि सुबह 3 बजे तक पढ़ेंगे, 4 बजे तक पढ़ेंगे। तो उनको ऐसा लगता है कि चलो एक कॉन्फिडेंस आता है कि बहुत पढ़ाई हो गई, पर उसमें परफॉर्मेंस कम हो जाता है। क्योंकि अगर आपकी नींद अच्छी नहीं हुई है तो आपका कंसंट्रेशन ठीक से काम नहीं करेगा, आपकी याददाश्त ठीक से काम नहीं करेगी और कई सारी समस्याएं। तो स्लीप इज ए नॉन नेगोशिएबल एक्टिविटी, वहां कोई नेगोशिएशन नहीं है, अच्छी नींद लेना ही है। से नो टू ड्रग्स। जितने मादक पदार्थ हैं, व्यसन पैदा करने वाले पदार्थ हैं, स्मोकिंग है, तंबाकू है, शराब है। आजकल कॉलेजेस में मैं देखता हूँ कैनबिस या गांजा ये बहुत बड़ी मात्रा में है। कम से कम यहाँ पे मैं जहाँ रहता हूँ उस इलाके में तो कॉलेजेस के बाहर गांजा बिकता है और कई कई बच्चे व्यसनाधीन हो जाते हैं। तो ये सारे ही व्यसन कोई ना कोई मानसिक समस्या पैदा करते हैं। शराब से कम 5-6 मानसिक बीमारियां होती हैं। गांजे से कम 3-4 प्रकार की मानसिक बीमारियां होती हैं। इसी तरह नए जमाने की देन है मोबाइल एडिक्शन या स्क्रीन एडिक्शन। मेरे पास लाया जाने वाला लगभग हर बच्चा, भले ही उसका प्राइमरी डायग्नोसिस कुछ भी हो, भले ही वो मंदबुद्धि हो, भले ही वो पढ़ाई में अच्छा न कर रहा हो, भले ही वो बिगड़ैल हो, उसका बर्ताव ठीक ना हो, अधिकतर बच्चों में मैं देखता हूं कि मोबाइल का इस्तेमाल 5 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, और केवल बच्चों में नहीं, एडल्ट्स में भी हमको देखने को मिलता है। ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने के भी अपने प्रॉब्लम्स है। आपकी एकाग्रता कम हो जाती है, ओवर एक्टिविटी बढ़ जाती है दिमाग की, नींद कम हो जाती है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, संबंधों में दरार आ जाती है, घर में झगड़े होने लगते हैं स्क्रीन यूज की वजह से। तो ये भी एक बुरा व्यसन है। माइंडफुलनेस को ऐसा कह सकते हैं, ध्यान लगाना या मेडिटेशन, ये एक तरह का माइंडफुलनेस कहलाएगा। माइंडफुलनेस का मतलब है कि आप जो भी चीज अनुभव कर रहे हैं तो पूरी तरह से उसमें रम जाना। जैसे मान लो मैं आंखें बंद कर लूं और सांस ले रहा हूं, तो अपना सारा ध्यान सांस पे केंद्रित करूं। मैं 15 मिनट अगर ये करता हूं तो वो एक ढंग से माइंडफुलनेस है। और माइंडफुलनेस के बहुत सारे फायदे हैं। माइंडफुलनेस से ज्यादा नींद अच्छी आती है, तनाव कम होता है, मन में शांति का अनुभव होता है। अगर आप मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं तो उसके लक्षण भी कम हो जाते हैं। मेरा बहुत सारे पेशेंट्स को रिकमेंडेशन होता है कि रोज सुबह एक कम से कम 15 मिनट का मेडिटेशन करें। मेडिटेशन यानी ध्यान लगाना। मेडिटेशन कैसा किया जाए, इसके बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो अनगिनत ध्यान लगाने के तरीके दिखेंगे। मेडिटेशन के कई एप्स हैं जिनसे काफी फायदा होता है। मेरा खुद का अनुभव रहा है, मैं पिछले कम से कम 7-8 साल से मेडिटेशन रेगुलरली करता हूं और उसके फायदे मुझे बहुत ही ऑब्वियस हैं। एक्सरसाइज या व्यायाम को आमतौर पर शारीरिक स्वास्थ्य के साथ जोड़ा जाता है, पर यहाँ ये बताना चाहूंगा कि एक्सरसाइज से मानसिक फायदे भी बहुत हैं। 2 तरह के फायदे मेनली होंगे। एक तो मूड अपना अच्छा होता है, अगर थोड़ी बहुत उदासी है, निराशा है, तो वो कम हो जाती है, फीलिंग ऑफ वेल बीइंग आती है। और दूसरा है इंटेलेक्चुअल या बौद्धिक फायदे। जैसे आप एक्सरसाइज से आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, आपकी याददाश्त में सुधार होता है। खासकर जो एरोबिक एक्सरसाइजेस हैं, जैसे तेज चलना, रोज सुबह 1 आधा घंटा फास्ट वॉकिंग किया आपने,
या दौड़ लगाई 15 मिनट, या साइकिलिंग किया, जिम जाते हैं ट्रेडमिल किया, एलिप्टिकल किया, या आप कोई डांस सीखते हैं, विगरस डांसिंग कर रहे हैं, तो ये सारे अलग अलग एक्सरसाइजेस हैं। जो एक्सरसाइज अपने को सूट हो, जो अपने को पसंद हो, वो करना जरूरी है। अपना दृष्टिकोण पॉजिटिव रखना, ये एक ऐसी दवा है जो मैं कहता हूं साइकोसिस को अगर मैं बगल में रख दूं, हटा दूं, तो बची हुई जो न्यूरोसिस या बाकी समस्याएं हैं, एक सकारात्मक दृष्टिकोण बहुत सारी मानसिक बीमारियों को प्रिवेंट कर सकता है। तो कोशिश रहे कि अपने सोचने की दिशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे, रैशनल रहे। जितने निगेटिव विचारों को दिमाग में स्थान कम देंगे, चिंताओं को स्थान कम देंगे, उतना अपने लिए अच्छा है। बीइंग सोशली कनेक्टेड, ये बहुत जरूरी है कि हम लोग जितना सोशली कनेक्टेड रहते हैं, जितने हमारे दोस्तों का ग्रुप जितना बड़ा रहेगा, सोशल सर्कल जितना बड़ा रहेगा, उनसे रेगुलर तौर पे अपनी बातें होगी, चर्चा होगी, उतना ब्रेन के लिए ज्यादा अच्छा होता है। अब जब मैं कह रहा हूँ सोशली कनेक्टेड, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको जिगरी दोस्त एक भी नहीं है और फेसबुक पे 2000 दोस्त हैं। ये सोशल मीडिया वाली दोस्ती कोई काम की नहीं है, क्योंकि उसमें जितने आप सो कॉल्ड फ्रेंड्स रहते हैं, वो सही मायने में फ्रेंड्स नहीं होते। तो आप जिनको मिल रहे हैं, जिनसे बात करने में आपको आनंद आता है, जिनको आपको फोन करने की इच्छा होती है, वो आपके सही फ्रेंड्स हैं। तो जितना कनेक्टेड रहते हैं, उतना ये देखने में आया है कि इवन ब्रेन की हेल्थ बनी रहती है। जो खासकर बुढ़ापे की जो बीमारियां हैं, जैसे डिमेंशिया है, धीरे धीरे याददाश्त या बुद्धि कम होना, अपने दादा दादियों में, नाना नानियों में कई बार देखने को मिलता है। हर 5 में से एक वृद्ध व्यक्ति को डिमेंशिया होता है। तो ये होने की संभावना कम हो जाती है। तो सोशल कनेक्टेडनेस रहना, लोगों से जुड़े रहना, उनसे एक संवाद कायम रखना, ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। पर सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, कई बार ऐसा होता है कि जो रोगी होते सर, गर्मियों में ज्यादा हाइपर होते हैं सर, और लोग कहते भी है कि मतलब इसको गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई या इसके माइंड में बहुत ज्यादा गर्मी होगी। तो सर, ऐसा क्या मौसम का भी इसमें इफेक्ट होता है क्या? जी हाँ, मौसम का असर पड़ता है। हम उसको सीजनल वेरिएशन कहते हैं। तो बहुत सारी मानसिक बीमारियों में सीजनल वेरिएशन दिखता है। केवल गर्मी में ही होगा ऐसा नहीं, कई वो मरीज पे डिपेंड करता है। मरीज के अपने, हर एक की अपनी अपनी ब्रेन है। हमारे पास डिप्रेशन का मरीज ठंड में बढ़ जाते हैं, यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इस समय डिप्रेशन ज्यादा होता है। जो और ज्यादा गंभीर साइकोसिस की बीमारियां हैं, स्किजोफ्रेनिया वगैरह, ये गर्मी में ज्यादा मिलते हैं अपने को। गर्मी में ज्यादा मिलने का एक कारण यह भी होता है कि गर्मी में तनाव ज्यादा होता है। ठंड सहन करना उतना मुश्किल नहीं है जितना गर्मी सहन करना। हाय हाय जो है वो ठंड में नहीं निकलती, गर्मी में निकलती है। तो गर्मी का एक अपना अलग तनाव है। तो आपने सही कहा, गर्मी में कई बार मानसिक बीमारियां ज्यादा मिलती है। बट द सीजनल वेरिएशन वो पर्सन डिपेंडेंट है, अलग अलग लोगों में अलग अलग सीजन में होगा। कई बार हम देखते हैं कि एक बच्चे को अब जब हम डांटते हैं तो वो बहुत ज्यादा हाइपर हो जाता है, जबकि एक बच्चा जो होता है सर, उसके बारे में यदि हम उसके व्यवहार का जो अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि वो अंतर्मुखी हो जाता है। तो क्या ये दोनों प्रकार के बच्चे सर समस्याग्रस्त होते हैं, या हमको इनको भी किसी मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए? क्या ऐसे कुछ सर क्या सजेस्ट किया जा सकता है उनके पेरेंट्स को? नहीं, देखो, मामले की गंभीरता कितनी है इसको अपने को देखना पड़ेगा। केवल एक ऊपरी तौर पे लक्षण से तय नहीं होता। अब ये, इसको हम लोग टेम्परामेंट का फर्क कहते हैं। जैसे एडल्ट्स में पर्सनालिटी या व्यक्तित्व होता है, तो बच्चों में टेम्परामेंट कहलाता है। तो बच्चे बच्चे के टेम्परामेंट में फर्क है। कुछ बच्चे टेम्परामेंट से ज्यादा चिड़चिड़े होते हैं या ओवर रिएक्ट करेंगे। कुछ बच्चे बहुत ही शांत रहेंगे, बोलना, जैसे आपने कहा, बोलना कम कर देंगे, कमरे में बैठ जाएंगे। तो ये टेम्परामेंट का सवाल है। और आम तौर पे टेम्परामेंट के जो पहलू होते हैं, उनको इलाज की आवश्यकता नहीं होती है। अगर लक्षण ज्यादा ही सीवियर रहा, ज्यादा गंभीर रूप से रहा, जैसे आपने बच्चों को डांटा और बच्चा इतना उग्र हो गया कि वो सामान फेंकने लगा, आप पे हाथ उठाने लगा, तो फिर स्वाभाविक है कि वो समस्या है। और ये अगर बार बार हो रहा है, एक आधे बार हुआ तो हैंडल कर लो, बार बार हो रहा है तो फिर वहां मनोचिकित्सक को दिखाना जरूरी है। तो लक्षण कितना गंभीर है और आपका जीवन इससे कितना प्रभावित हो रहा है, ये अपने को देखना पड़ेगा। मेरा पॉइंट ये है कि आपने कहा कि डिप्रेशन इज बायपोलर, मींस वो साइकोसिस में आ रहा है, राइट? हाँ, तो हम लोगों का कॉमन थिंकिंग ये है कि डिप्रेशन एक ऐसी चीज है कि जो एक थ्रेड लाइन से नॉर्मल से एबनॉर्मल में हो जाती है और फिर वापस नॉर्मल में आती है। इज इट रॉन्ग?
ये गलत है। नहीं, ऐसा है जो आपने पहले कहा ना कि डिप्रेशन इज बाइपोलर, ऐसा नहीं है। अब मैंने जो आपको चार्ट दिखाया था वो लिमिटेड था, मैंने तभी कहा था कि ओके 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 ओके। डिप्रेशन दो तरह का होता है। एक को हम लोग कहते हैं यूनिपोलर। यूनिपोलर यानी केवल डिप्रेशन का ही दौर आता है, उसमें से व्यक्ति निकल जाता है, और हो सकता है बाद में दूसरी बार हो जाए, तीसरी बार हो जाए, पर उस व्यक्ति को केवल डिप्रेशन होता है। और दूसरा होता है बाइपोलर। यूनिपोलर डिप्रेशन 100 में से करीब 10 को होता है, और बाइपोलर डिप्रेशन 100 में से एक आधे को ही होता है। तो बाइपोलर अनकॉमन है, ज्यादा कॉमन यूनिपोलर है। और यूनिपोलर में भी इंटेंसिटी वेरिएबल है, जैसे कई लोगों को हल्का फुल्का होगा, माइल्ड डिप्रेशन होगा, कईयों को सीवियर होगा। तो आपने ये सही कहा कि डिप्रेशन में जाके लोग अपने आप भी लौट सकते हैं, इलाज की हमेशा गरज होती है ऐसा नहीं है, बट डिप्रेशन कैन बी बोथ यूनिपोलर और बाइपोलर। ओके, थैंक यू सर। नमस्कार सभी साथियों, मैं ज्योत्सना सूद दिल्ली से। मुझे अभी आपने बात करी कि जैसे जैसे एज बढ़ती है याददाश्त की प्रॉब्लम होने लगती है, तो मैंने ये क्या, एक तो सबसे पहला प्रश्न मेरा ये हेरिडिटी होती है, और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि मेरे हस्बैंड को 70 साल के हैं वो, उनको अभी 2-4 साल से मैंने नोट किया कि उनकी याददाश्त कमजोर होती जा रही है। वो कोई चीज रख के भूल जाते हैं और फिर मानते भी नहीं है कि मैंने तो रखी नहीं थी, मतलब इस तरीके से, मतलब टोटली भूल जाते हैं। और मेरे फादर इन लॉ को भी यही प्रॉब्लम हुई थी, तो फिर उनको जब हमें समझ में आया तो डॉक्टर के पास ले गए थे, तो उन्होंने कैलकुलेट करके उनको बता दिया था कि ये मतलब, तो इसका क्या लाइफ से भी कुछ कनेक्शन होता है? उनको डॉक्टर ने बताया था 3 महीने 4 महीने जिएंगे ये, क्योंकि इनका मस्तिष्क की कुछ नाड़ियों ने काम करना बंद कर दिया है। ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ, आपने 2-3 सवाल पूछे, मैं एक एक करके आंसर करूंगा। पहला तो ये है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है याददाश्त सभी की कम होती है। 100% लोगों में याददाश्त बाद में वो नहीं रह जाती जो पहले थी। आपको ये जान के शायद आश्चर्य होगा कि 35-40 साल के बाद ही याददाश्त कम होना शुरू होता है, आस्ते आस्ते आस्ते। अब ऑर्डिनरी याददाश्त की कमी यानी मेमोरी डिफिकल्टीज बिकॉज ऑफ ओल्ड एज वर्सेस मेमोरी डिफिकल्टी बिकॉज ऑफ ब्रेन डिजीज जैसे डिमेंशिया, इन दोनों में फर्क यह है कि जो उम्र के कारण होता है उसमें व्यक्ति घटनाएं भूलता नहीं है। यानी मैंने आज सुबह नाश्ता किया कि नहीं, अगर यही कोई भूल गया, या कल फला फला व्यक्ति हमको मिलने आया था यही भूल गया, तो फिर वो व्यक्ति डिमेंशिया का पेशेंट है। या दूसरा, जहां बार बार रिवीजन या रिमाइंड कराने के बाद भी एक आधी बात कोई भूल रहा है बार बार, तो फिर वो डिमेंशिया का लक्षण हो सकता है। तो सिम्टम सीवियरिटी अगर ज्यादा है, घटनाएं भूलता जा रहा है, अपने रिलेटिव्स को पहचान नहीं पा रहे हैं, जगह का ख्याल नहीं है वगैरह वगैरह, आगे जाके और सीवियर लक्षण होते हैं, तो फिर ये ब्रेन की बीमारी है। बीमारी को हम डिमेंशिया कहते हैं। डिमेंशिया अधिकतर केसेस में हेरिडिटरी होता है। आपने अल्जाइमर्स डिजीज ये नाम शायद सुना होगा, तो 100 में से करीब डिमेंशिया के 70 पेशेंट अल्जाइमर के होते हैं, और अल्जाइमर को अक्सर जेनेटिक बेसिस होता है, यानी बाप दादा की तरफ से कई बार वो आता है। कई बार वो हिस्ट्री अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि कई बार अपने पूर्वज उस उम्र तक पहुंच ही नहीं पाते। मान लो आपके पिताजी जल्दी गुजर गए, 60 साल की उम्र में गए, उनके पिताजी 55 साल की उम्र में गए थे, तो वहां डिमेंशिया होने का मौका ही मिलता नहीं है, बट हेरिडिटरी होता है। जी हाँ, डिमेंशिया भी अगर जल्दी डायग्नोस करके इलाज शुरू किया जाए तो उसका जो डेवलपमेंट है उसको अरेस्ट किया जा सकता है। यानी डिमेंशिया आगे नहीं बढ़ता है, या बढ़ता भी है तो बहुत धीमी गति से बढ़ेगा। यानी उसमें लाइफ की जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो इम्पोर्टेंट कुछ इवेंट्स हैं, वो किए जा सकते हैं। हाँ सर, वो जो आपने ये बात के व्यक्तियों को पहचानने, सेम यही बात हुई थी फादर इन लॉ के साथ, लेकिन हस्बैंड के साथ अभी ये तो नहीं हो रहा, वो चीजें भूल जाते हैं। कोई काम जैसे करने को बोला नहीं किया, और या कोई चीज रखी जी। ये जो आपने उदाहरण दिया वैसे तो डॉक्टर को कंसर्न वैसे करना कॉमन है, यानी चीज रखे भूल जाना, कहाँ रखी थी, ये जो कॉमन है, यानी ये डिमेंशिया का लक्षण नहीं होता है। आमतौर पे अगर आपकी उम्र 55-60 पार कर चुकी है तो आप अनुभव करेंगे कि ये सभी के साथ होता है। तो इतना ही कह के मैं यहाँ बस करना चाहूंगा, समय भी आगे इजाजत नहीं देगा।